मार्केट में एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। साड़ियाँ खरीदने के लिए महिलाएं भीड़ लगाए हुए थीं। इतनी भीड़ देखकर सुभासिनी जी एक तरफ बैठ गईं और भीड़ कम होने का इंतजार करने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्हें भी आगे बढ़ने की जगह मिल गई। वो वहां जाकर बैठी ही थीं कि सामने उनकी पुरानी पड़ोसन आराधना जी बैठी हुई थीं। दोनों की नजरें मिली और दोनों उठकर खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या बात है, महीनों बाद हम लोग मिले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर सब कैसे हैं? सुभासिनी जी ने पूछा। सब कुछ बढ़िया है। तीज आ रही है तो बहू के लिए साड़ी खरीदने आई थी। आराधना जी ने कहा। हाँ, तीज आ रही है तो मैं भी अपने लिए साड़ी खरीदने आई थी। बड़ा मन था एक हरे रंग की बनारसी साड़ी लूं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी तो आज आ ही गई। सुभासिनी जी ने जवाब दिया। तुम भी ना सुभासिनी, ये तो बहू बेटियों के पहनने के दिन है और तुम साड़ी लेकर क्या करोगी? अब तो सास बन गई हो। जो भी पास में हो वही पहन लेना। आराधना जी ने कहा तो सुभासिनी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सास बन गई हूँ तो क्या हुआ? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। नए कपड़े तो सभी को अच्छे लगते हैं। सास बनने से मेरी जिंदगी तो नहीं बदल जाती। मैं पहनना ओढ़ना क्यों छोड़ दूँ? हाँ बहन, तुम तो अभी भी हीरोइन की तरह लगती हो। प्रेस की हुई साड़ी, अच्छी सी हेयर स्टाइल, मैचिंग की पर्स और हाथ में घड़ी। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम सास बन गई हो। आराधना जी ने सुभासिनी जी से कहा। सुभासिनी जी चुपचाप सारी बातें सुने जा रही थीं। फिर बोली, अच्छा एक बात बताओ कि सास दिखने के लिए क्या करना होता है? तुम ही बता दो। फिर आराधना जी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। तुमने तो बहू के आते ही खुद को ही बदल दिया। बहू आने का ये मतलब नहीं है कि हम खुद को लाचार, बेढंगा और बेरंग बना लें। हमारे जीवन के अपने रंग हैं। अपने आप को देखो, 60 की उम्र में 75 की लग रही हो। सुभासिनी जी ने आराधना जी को कहा तो वो हंसने लगी। इतना कुछ हमें अब करने की क्या ज़रूरत है? अब तो हमारी उम्र हो गई है। सुभासिनी जी ने फिर से कहा। हाँ, उम्र हो गई है पर ख़त्म नहीं हुई है। जीवन के रंग जीने की इच्छाएं तो अभी भी बाकी हैं। उन्हें पूरा करने का अभी तो समय मिला है। सुभासिनी जी ने अपनी बात पूरी की और हरे रंग की साड़ी लेकर घर आ गईं। घर आकर उन्होंने अपने पति विपिन जी को साड़ी दिखाई। उन्होंने साड़ी की तारीफ की और बोले, इस बात पर चाय पिला दो। सुभासिनी जी बोली, मैं चाय तो पिला दूंगी, पर आप मुझे चूड़ी बाजार कब लेकर चलोगे? मुझे साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ भी लेनी है। रसोई में जाते समय वो अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी। तभी उनकी बहू ऑफिस से आ गई। सुभासिनी जी ने उसके लिए भी चाय बना दी और उन्होंने सबको चाय दी। उनके चेहरे की खुशी देखकर बहू ने पूछ ही लिया, क्या बात है मम्मी जी, आज आप तो बहुत खुश लग रही हो। सुभासिनी जी अपनी बहू स्नेहा को साड़ी दिखाने लगी। साड़ी देखकर स्नेहा का मूड खराब हो गया और बोली, वाह मम्मी जी, आपके इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते हैं। तीज का क्या है, उस पर कोई भी साड़ी पहन लेती। इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं आपके पास। एक तो इतनी महंगाई और आपके खर्चे ही खत्म नहीं होते। फिर आपको इस उम्र में अब क्या करना है? आपकी उम्र की तो महिलाएं राम नाम की माला जपती हैं और आप हैं कि अभी तक पहनने ओढ़ने और साज सज्जा में फंसी हुई हैं। तीज कोई बड़ा त्योहार तो नहीं है। ये सुनते ही सुभासिनी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। विपिन जी ने ये सब देखा और थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर देखा तो सुभासिनी जी रो रही थीं। अरे मेरी माधुरी दीक्षित,
ऐसे क्यों रो रही हो? तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें साड़ी का शौक है तो तुम ले आई और फिर मुझसे पैसे लेकर गई थी। बहू कुछ कहती है तो उसे दिल पर मत लो। कल हम मैचिंग की चूड़ियाँ लेने चलेंगे। ये आजकल की बहुएं क्या जाने तीज का त्योहार कैसे मनाया जाता है। ये तो बस अपने काम में ही लगी रहती हैं। इन्हें नौकरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो ये त्योहार क्या मनाएंगी? अभी उसे कुछ मत कहना, वो ऑफिस से थकी हुई आई है। हम कल बात करेंगे। अगले दिन सिजरा था। स्नेहा तो ऑफिस चली गई और सुभाषिनी जी अपने पति के साथ चूड़ी बाजार जाकर मैचिंग की चूड़ियां ले आईं और साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज भी ले आईं। दोपहर को ही खाने की तैयारी कर ली और शाम को मेहंदी वाली को बुलाकर हाथ पैर में मेहंदी लगवा ली। शाम को स्नेहा जब घर आई तो देखा कि सास के दोनों हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। स्नेहा ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मम्मी जी, आप पर भी जवानी अब आ रही है। देखो कैसे हाथ पैरों में मेहंदी लगवा कर बैठी हैं। अरे एक हाथ में ही मेहंदी लगवा लेती। सास बन गई पर फैशन तो अभी नई नवेली बहू की तरह करती हैं। उम्र हो गई पर शौक अभी खत्म नहीं हुए। ये सुनते ही सुभाषिनी जी बोल ही पड़ी, बहू मैं सास बन गई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जीवन खत्म हो गया। जिस प्रकार मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने हिसाब से रहती हो, त्योहार पर भी कुछ नहीं करती हो, बस नाम की चुन्नी सिर पर डाल लेती हो, उंगली पर मेहंदी लगाकर पूजा कर लेती हो। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। सास बन गई हूँ पर मैं सुहागन हूँ और सुहागन जिस तरह से रहती हैं मुझे उसी तरह से रहना अच्छा लगता है। मुझे शौक है कि मैं त्योहार पर अपने पति के लिए सजूं, नई साड़ी पहनूं, चूड़ियाँ पहनूं, हाथों में मेहंदी लगवाऊं। ये सब मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है। जब मैं तुम्हें नहीं टोकती तो तुम्हें भी ये अधिकार नहीं है कि तुम मुझे टोको, मुझे चार बातें कहो। ये सब चीज़ें मैं अपने पति के पैसों से लाई हूँ, इसलिए तुम्हें महंगाई का रोना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे घर पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चलेगा। मेरी साड़ी लाने से घर में कमी नहीं पड़ जाएगी। बहू ये तो अपने शौक की बात है। सास बन गई हूँ तो क्या जीना छोड़ दूँ? तुम अपने पति के लिए कुछ नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी करना छोड़ दूँ। तीज का त्योहार है, गौरी माता की पूजा करनी है। तुम्हारा मन करे तो सुबह तैयार होकर पूजा के लिए चलना। वैसे मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी। जब तक सुहाग है तब तक ही पत्नियाँ ये सब शौक करती हैं। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में सोच कर देखो, जो तुम्हारे भैया के जाने के बाद उजड़ सी गई हैं। स्नेहा ये सब सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। और रात को सुभाषिनी जी का बेटा तुषार भी ऑफिस से आ गया। अपनी मम्मी के हाथों में लगी मेहंदी देखी तो वो भी बोला, स्नेहा तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? कल तीज का त्योहार है। तुषार मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं है। इन सबको करने से क्या होता है? ये सब फालतू लोगों के काम है। मुझे तो अपनी ऑफिस में बहुत काम है। काम निपटाऊं या मेहंदी लगा कर बैठूं? तुम भी लगा लेती मेहंदी। मुझे मेहंदी रचे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी कल तो संडे है, छुट्टी है, पूजा आराम से हो जाएगी। तुषार की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। स्नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और बहुत बिजी रहती है। उसे इन सब का जरा भी शौक नहीं है और तुषार ने शुरू से अपनी मम्मी को ये सब करते देखा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रात को तुषार तो सो गया
पर स्नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। स्नेहा के बड़े भाई और स्नेहा में बस 3 साल का ही अंतर था। भाभी जब आई थी तो बड़ी सजी धजी सी रहती थी। उन्हें कपड़ों, गहनों और सजने संवरने का बड़ा शौक था। हमेशा नई नई साड़ियाँ खरीदती रहती थी। हंसती मुस्कुराती भाभी सबका दिल जीत लेती थी। शादी को 5 साल ही हुए थे कि एक दिन बड़े भैया की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। भाभी का जीवन बेरंग हो गया। सारे शौक रखे रह गए। वो निराश रहने लगी थी। स्नेहा उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो भाभी का दुख समझती थी। माँ को भी दुख बहुत होता था। उसके बाद तेज आई तो अपने सूने हाथों को वो देखकर रोती रही। माँ ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई तो स्नेहा ने टोक दिया, माँ, भाभी इतनी परेशान हैं, दुखी हैं और आपने मेहंदी लगा ली। तो माँ बोली, मैं तो सुहागन हूँ, त्योहार है, बिना मेहंदी के कैसे त्योहार मना सकती हूँ। बेटा नहीं रहा पर मेरा सुहाग तो जीवित है। स्नेहा को सारी बातें याद आ रही थी। वो भी तो सुहागन है। इन सब चीज़ों की कीमत उससे पूछो जिसका सुहाग ऊपर वाले ने छीन लिया है। वो एकदम से उठी और रात को ही ड्राइंग रूम में गई और मेहंदी की कोन ढूंढने लगी जो सुभाषिनी जी पहले ही ज़्यादा खरीद कर लाती थी। उसने रात को ही अपने हाथों में मेहंदी लगा ली। सुबह जब तुषार उठा तो उसके हाथों में मेहंदी देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक गईं। तभी स्नेहा बोली, मम्मी जी तो अपने लिए नई साड़ी ले आई हैं और मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो कोई हरे रंग की साड़ी ही नहीं है। तभी तुषार अलमारी खोलता है और एक पैकेट निकालकर स्नेहा को देता है। स्नेहा झट से पैकेट खोलती है तो देखती है कि उसमें हरे रंग की साड़ी के साथ रेडीमेड ब्लाउज और मैचिंग की चूड़ियाँ भी हैं। अरे वाह, ये सब आप मेरे लिए लाए हो? आपको पता था कि मैं तीज करने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। ये सब तो मम्मी तुम्हारे लिए लाई हैं। तुम्हारी पहली तीज जो है। साड़ी पसंद आई या नहीं? बहुत सुंदर है। स्नेहा जल्दी से तैयार हो गई और सुभाषिनी जी के कमरे में गई। अपनी बहू को सजी संवरी देखकर उन्होंने तुरंत उसको काला टीका लगा दिया। मेरी बहू को किसी की नज़र न लगे। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया और आपका दिल भी दुखा दिया। आपने तो मुझे कितनी बार बोला, पर मैं आपकी भावनाओं का मजाक बनाती रही। स्नेहा, सुहागन होना भी ईश्वर का ही एक आशीर्वाद है। जो रीति रिवाज बनाए गए हैं उन्हें निभाने से हमें खुशी ही मिलती है। घर में खुशी का माहौल रहता है। सजी धजी पत्नी तो हर पति के मन को भाती है। बहू, हर त्योहार किसी न किसी कारण से मनाया जाता है। एक हमारे त्योहार मनाने से हमारे पति भी खुश रहते हैं और उन दुकानदारों का भी परिवार खुश रहता है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। ये तीज का त्योहार सबके चेहरे पर खुशी लेकर आता है। मैं अकेले अपने लिए ही साड़ी नहीं लाई थी। मुझे पता था तुम्हारा भी पहला तीज का त्योहार है तो तुम भी नई साड़ी ही पहनोगी। वैसे भी सजना संवरना हम पत्नियों का अधिकार है तो भला हम क्यों इसमें पीछे रहें। तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता है, पर फिर भी तुमने रात को मेहंदी लगाई, सुबह उठकर तैयार हो गई, क्योंकि अपने सुहाग के लिए पत्नी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा वाली हो या फिर घर में रहने वाली महिला हो। माता रानी ने हमारा सुहाग संभाल कर रखा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है पर पति के लिए मन की भावनाएं
कभी नहीं बदलती हैं। स्नेहा सब समझ गई थी। उसने सुभाषिनी जी के साथ मिलकर पूजा की और आगे से अपनी सास को सजने संवरने के लिए ताना देना बंद कर दिया। अब वो हर तीज त्योहार बड़े ही मन से अपने परिवार के साथ मनाती है। दोस्तों, आप सबको हमारी ये सास बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।